हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 15 बिशन की दिलेरी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें किसी बिना कारण के अकारण ही पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। तो बच्चों, बिशन 10 वर्ष का था और वो रोज इसी समय कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। वहां पर उनकी पत्नी उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। कीटनाशक दवा यानी जो भी कीड़े वगैरह मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है उसे कीटनाशक दवा कहते हैं। तो सेबों के बाग थे, उनमें कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो पगडंडी यानी कच्चा रास्ता। तो बिशन वहां से अभी सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो बिशन जब बाहर निकलता है, थोड़ी दूर चलता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चलती है। तो जब गोलियां चलती है तो पक्षी भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। वे आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं और बिशन भी डर के मारे पेड़ की आड़ में छिप जाता है। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। तो बिशन जहां जिस पेड़ की आड़ में खड़ा था, चिपके खड़ा था, वहां से उसे खेत और बाग सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे थे और खेतों में फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। तो पहले बिशन सोच रहा था कि ये गोली किसने चलाई होगी, इतना वह सोच ही रहा था कि फिर अचानक से फिर एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब बिशन समझ जाता है कि गोली क्यों चल रही है। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। जख्मी यानी घायल। तो जब फसल पक जाती है तो गेहूं के दाने जब बन जाते हैं तो उन्हें चुगने के लिए तीतर आ जाते हैं खेतों में। तो तीतरों का शिकार करने के लिए शिकारी आते हैं और उन्हें मार करके चले जाते हैं। उनमें से कुछ तो वो अपने साथ ले जाते हैं और कुछ को वहीं छोड़ जाते हैं। कुछ उसमें से मरे हुए होते हैं और कुछ घायल तीतर होते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। तो बिशन सोचता रहा, उसे बहुत दुख हो रहा था कि भाई ये कितना गलत काम कर रहे हैं शिकारी
और वह पेड़ों के बीच से निकल करके खेतों के किनारे किनारे चलने लगा और वह सोचने लगा कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच ही रहा था कि उसके पैर के पास उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटककर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो जब उसने देखा तो वहां पर एक घायल तीतर था जो गेहूं की बालियों में बीच में फंसा हुआ था। और जब बिशन बैठ जाता है उसे उठाने के लिए, तो वो तीतर और भी घबरा करके खेतों के अंदर चला जाता है। उसे तो ये लगा कि ये भी मुझे मारना चाहता है, तो इसलिए तीतर डर के मारे खेत में घुस जाता है। और बिशन को पता था कि शिकारी तो इसे ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ये खेतों के अंदर चला गया है और ये यहीं पर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। अब बिशन ने एक तरकीब अपनाई और उसने अपना स्वेटर तीतर के ऊपर डाल दिया, जिससे तीतर उसमें फंस गया और बिशन उसे पकड़ लेता है। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। अब बिशन तीतर को लेकर के आगे भागने लगता है तेजी से। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे तो दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। तो जिस रास्ते से वो जाता था कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में, तो वहां पर क्या था, एक तरफ गेहूं के खेत और दूसरी तरफ कंटीली कांटेदार तारें थी। बिशन वैसे तो कंटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। तो बिशन तो अगर अकेला होता तो वो तारों के बीच में से भी निकल जाता, लेकिन अब उसने तीतर पकड़ा हुआ था तो इसलिए वह खेतों के साथ साथ चल रहा था छिप छिप करके शिकारियों से। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तो जैसे ही बिशन तेजी से चल रहा था तो उसे पीछे से एक बहुत रौबदार भारी सी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि भी रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, लेकिन बिशन रुकता नहीं है और वह चलता रहता है। और बिशन भी डर रहा था, उसका भी दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। अब बिशन अगर सड़क के रास्ते से जाता तो शिकारियों को साफ दिखाई दे जाता, तो इसलिए बिशन खेतों में छुप छुप करके चलने लगा, घुटनों के बल रेंगते हुए चलने लगा और वहां पर कांटेदार झाड़ियां भी थी। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। आस्तीन यानी बाजू, कमीज की एक बाजू भी फट जाती है, उसे खून निकलने लग जाता है। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसे पता था कि भाई मैं जाऊंगा घर पे तो माँ मुझे, जो मेरी आस्तीन फट गई है, उसके लिए डांट लगाएगी, लेकिन
वो उसे ये भी तसल्ली थी कि भाई उसने एक तीतर की जान बचाई थी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांव की आहट आहट मतलब आवाज सुनाई दी। तो बिशन अब सोचने लगा, वह पहाड़ी के किनारे से नीचे जाना चाहता था, लेकिन उसमें ओस की बूंदें थी जिससे फिसलन थी। तो वह सोच रहा था और वो थक भी गया था, तो इसलिए बैठ गया था, लेकिन उससे फिर एक आवाज सुनाई देती है। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। तो अब फिर उसने जैसे ही आवाज सुनी तो फिर से दौड़ने लगा और उसके कपड़े पसीने से तरबतर यानी कि बहुत पसीने से भर गए थे और वह किसी भी तरह से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े यानी पीछे वाली जगह पर पहुंच गया था। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था और पीछे का दरवाजा खुला था, तो वह ताड़ के पेड़ के सहारे अंदर चला जाता है और अभी भी तीतर को उसने अपने सीने से लगा रखा था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो वहां पर अभी फार्म हाउस में बिल्कुल खामोशी, मतलब कोई भी आवाज नहीं हो रही थी, सिर्फ रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी और मुर्गियां अपने दड़बे में, मतलब कि वो मुर्गियों का जो है जहां रखी जाती है वहीं पर थी और गुलाबचंद वहां के नौकर का नाम है, तो वो बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। अब अचानक से जो कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता था वो जोर जोर से भौंकने लग जाता है और वो जब कभी किसी अजनबी को देखता है तो वो तभी इसी तरह से भौंकता है। तो बिशन समझ जाता है कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे वह बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। अब वो क्या करता है, एक कबाड़ में एक टूटी सी टोकरी उठाता है और उसके नीचे तीतर को रख देता है और तीतर भी घायल था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहता है। और फिर अब बिशन सोचता है कि बाहर चल के देखना चाहिए भाई क्या कर रहे हैं शिकारी। तो वो लेकिन वो सामने भी नहीं जाना चाहता था, वो छत पर चढ़ करके बैठ जाता है। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। वह छत पर चला जाता है। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे। छत पर जो चिमनी थी वो उसके पीछे छुप करके बैठ जाता है ताकि किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसे सब कुछ वहां से दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि दो शिकारी
इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अब उसने देखा कि शिकारी उधर ही आ रहे हैं। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रोबदार आवाज से में पूछा, कौन? तो कर्नल साहब ने जब अल्सेशियन कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो वह उससे डांट लगाई कि वे चुप रहो, लेकिन उनका कुत्ता अजनबियों को देख करके बहुत तेज तेज भौंकता है। और जब शिकारी पास आ जाते हैं तो कर्नल साहब अपनी प्रभावशाली रोबदार आवाज में बोलते हैं कि कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो जब कर्नल साहब उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वे बताते हैं कि हम शिकारी हैं। तो कर्नल साहब समझ जाते हैं कि अच्छा, तुम्हारी गोलियों की आवाजें सुन रही थी सुबह से। तो वो अपने रोब से बताते हैं कि हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है और सरपंच, जो यहाँ का गांव का सरपंच है माधो सिंह, वो भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार हम तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। तो शिकारी कहते हैं कि अभी एक लड़का हमारा शिकार लेकर के इधर ही आया है। और फिर कर्नल साहब उनसे पूछते हैं कि जब इतने सारे तीतर मारते हो तो तुम क्या करते हो उनका? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो वह बताते हैं कि हम तीतर को मार करके खाते हैं और फिर बाद में दोबारा से कहते हैं कि भाई वह लड़का इधर ही छुपा हुआ है, उसे ढूंढवा दीजिए, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, वो यहीं छुपा हुआ है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो कर्नल साहब ने उनकी बात पर तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें ही डांट लगाने लग गए कि भाई तुम लोग कैसे हो, हर साल आकर के इतने सारे तीतर मार जाते हो और उनमें से कुछ तीतर तो खेतों में ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब फसल कटती है तब खेतों में मरे हुए तीतर निकलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? अब कर्नल दत्ता ने उन्हें डांट लगाई कि पक्षियों को मारने में कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने में बहादुरी है। तुम्हारा तीतर यहाँ पे नहीं है, जाओ यहाँ से। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। अब जो बिशन है वो सारी बातें सुन रहा था और शिकारी चले जाते हैं और कर्नल दत्ता गुलाबचंद से दवाई मंगवाते हैं, जो छिड़कने वाली दवाई होती है। अब बिशन नीचे आकर के और जो कर्नल दत्ता की पत्नी को बुलाता है कि भी देखिए, ये तीतर बहुत जख्मी है। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, से बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। तो कर्नल दत्ता से उससे पूछते हैं कि अच्छा, तू ही तीतर चुराने वाला लड़का है? तो कहता है कि भाई हाँ, मैं इसे पालूंगा, इसको चोट लगी थी इसलिए मैं ले आया। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा और उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके।
जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। तो कर्नल साहब उसको कहते हैं कि भी दवाइयों का बक्सा लेकर के आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कर्नल दत्ता उसके जख्म को साफ कर देते हैं और उसके कहते हैं बिशन को कि इसे गेंदे का रस पिलाना है जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। अब कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो तीतर के लिए दलिया लेकर के आती है और कहती है कि इसे दलिया खिला दो। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठाका मारकर हंस पड़े। तो अब कर्नल दत्ता मजाक करने लगे, हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि भाई तीतर कैसी आवाज निकालता है? तो बिशन आवाज निकाल करके बताता है। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। पल्लू यानी अपना आंचल रख करके हंसने लगती है। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो अब उस बिशन भी हंसने लग जाता है और वो छलांगे मारता हुआ कूदता हुआ तीतर को अपने साथ लेकर के वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो बच्चों, ये कहानी प्रतिभा नाथ जी द्वारा लिखी गई है और इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।